उत्तर प्रदेश के हरदोई में कांवड़ यात्रा के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया जब ट्रैक्टर ट्रॉली पर लगे बूम बॉक्स वाले बड़े बड़े स्पीकरों की ऊंचाई ज्यादा होने पर पुलिस ने कांवड़ियों के एक जत्थे को रोक दिया। इसके बाद कुछ कांवड़िए भड़क गए। उन्होंने पुलिस की सख्ती से नाराज होकर बिलग्राम रोड को पूरी तरह जाम कर दिया। कई घंटों तक वहां गाड़ियों का आना जाना ठप रहा और इसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली में लगाए गए ऊंचे बूम बॉक्स के खिलाफ एक्शन लेते हुए उसे रोक दिया। पुलिस की कार्रवाई से उस ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जा रहे कांवड़ियों का जत्था भड़क गया। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और आगे जाने की जिद पर अड़ गए, लेकिन पुलिस कर्मियों ने ऊंचे बूम बॉक्स वाले स्पीकरों के साथ उन्हें आगे जाने से रोक दिया। नाराज होकर कुछ कांवड़ियों ने हरदोई बिलग्राम रोड को जाम कर दिया। उन्होंने सड़क पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक जगतपुरवा गांव से कांवड़ लेकर श्रद्धालुओं का जत्था सकाहा मंदिर की ओर जा रहा था, लेकिन कांवड़ियों के जत्थे के साथ चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में लगा बूम बॉक्स तय मानक से काफी ऊंचा था, जिसके सड़क पर लटके तारों से छू जाने का खतरा था। पुलिस ने इसी वजह से कांवड़ियों को रोका तो हंगामा शुरू हो गया। हालांकि पुलिस अफसरों के समझाने बुझाने के बाद सड़क जाम कर रहे कांवड़िए रास्ते से हट गए। हालांकि हरदोई ही नहीं बल्कि यूपी के बरेली में भी कांवड़ियों का हंगामा देखने को मिला। वहां एक कार से कांवड़ियों की टक्कर के बाद बवाल खड़ा हो गया। भड़के हुए कांवड़ियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। जानकारी मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। उसने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराने की कोशिश की। पुलिस वाले दोनों गुटों के लोगों को थाने लेकर चले गए, लेकिन थाने में पहुंचने के बाद भी कांवड़ियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। जिस कार से कांवड़ियों की टक्कर हुई उस कार को पुलिस वालों के सामने ही कांवड़ियों ने तोड़ना शुरू कर दिया। पुलिस वाले उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ कांवड़िए इस कदर बेकाबू हो गए कि वो कार पर बड़े बड़े पत्थर बरसाते रहे। कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने कार के ड्राइवर को जानबूझकर पहले ही थाने से भगा दिया ताकि उसे बचाया जा सके। हालांकि पुलिस के मुताबिक कार चलाने वाले की तबीयत बिगड़ जाने के बाद उसे नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यूपी पुलिस ने दावा किया कि हुड़दंग करने वाले कांवड़ियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कुछ अराजक तत्व है जो सड़कों पे एक्सीडेंट के नाम पे थोड़ी बहुत इशूज हो रहे थे, वो सबको चिन्हित किया जा रहा है, उन पे कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक कार से हुई टक्कर के बाद कांवड़ियों को समझाया जा चुका था, लेकिन बाद में तोड़फोड़ करने वाले लोग कुछ अराजक तत्व थे जिनकी पहचान की जा रही है। हालांकि इसके बाद घंटों तक पुलिस थाने में कांवड़ियों का हंगामा चलता रहा। इधर कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए तो कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने इस पर तंज कस दिया। उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान बवाल, उपद्रव और तोड़फोड़ की घटनाओं का जिक्र करते हुए उपद्रवियों पर कार्रवाई की मांग की। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को बदनाम किए जाने की बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हुए कड़े एक्शन का भरोसा दिया और यह ऐलान तक कर दिया कि कांवड़ यात्रा के दौरान उपद्रव और तोड़फोड़ करने वालों के पोस्टर चौराहों पर लगवाए जाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान मेरठ और मुजफ्फरनगर के दौरे के दौरान दिया। हेलीकॉप्टर में सवार मुख्यमंत्री मेरठ और मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर फूल बरसाते दिखे। सीएम के हेलीकॉप्टर ने गाजियाबाद से उड़ान भरी और दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाते हुए मुजफ्फरनगर तक पहुंचा। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद मुख्यमंत्री एक गाड़ी पर सवार हुए और कांवड़ियों पर फूल बरसाए। इस दौरान हर ओर बम बम भोले का जयकारा गूंजता सुनाई दिया। सीएम के पुष्प वर्षा करने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तंज कसा। पुष्प वर्षा करें, लेकिन लोगों को साथ जो हो रहा है वो रुकना चाहिए। उन लोगों को चिन्हित करके जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इमरान मसूद ने हाल ही में कांवड़ यात्रा के दौरान हुई बवाल और उपद्रव की घटनाओं का हवाला दिया। और इस सबके बीच उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कांवड़ यात्रियों पर पुलिस और प्रशासन ने फूलों की बारिश की। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ और हापुड़ में डीएम और एसपी समेत तमाम अधिकारी कांवड़ यात्रा मार्गों पर डटे रहे। किसी ने फूल बरसाए तो किसी ने कांवड़ियों की सेवा की। और यूपी से लेकर उत्तराखंड तक कांवड़ यात्रा मार्ग पर गजब की तस्वीरें दिखाई दी। बुलंदशहर में डीएम श्रुति शर्मा और एसएसपी दिनेश कुमार सिंह खुद हेलीकॉप्टर में बैठकर कांवड़ियों पर फूल बरसाते दिखे। श्रद्धालुओं के सुविधा में उनके ऊपर पुष्प वर्षा किए, क्योंकि वो लोग काफी लोग भक्ति भाव से बहुत दूर दूर से जा रहे हैं। कांवड़ियों पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाए जाने की ऐसी ही तस्वीरें हापुड़ और गाजियाबाद में भी दिखी। वहां भी जिले के बड़े बड़े अफसर कांवड़ियों के जत्थों पर फूलों की बारिश करते दिखे।
मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांवड़ियों का उत्साह दिखा। जिस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ उन पर फूलों की बारिश कर रहे थे, उस वक्त सड़क से जा रहे कुछ कांवड़िए हाथों में ऑपरेशन सिंदूर का बैनर थामे नजर आए। सावन के दूसरे सोमवार पर उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दिया। कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कांवड़ यात्रा मार्ग पर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती दिखी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की मदद से निगरानी रखी गई। इधर उत्तर प्रदेश के संभल के चर्चित सीओ अनुज चौधरी भी कांवड़ियों की सेवा करते और उन पर फूल बरसाते दिखे। संभल पुलिस ने कांवड़ियों की सेवा के लिए चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में बदायूं चुंगी के पास एक सहायता केंद्र बनाया। वहां हरिद्वार, गोमुख और ब्रजघाट से गंगा जल लेकर पहुंच रहे कांवड़ियों के रुकने और आराम करने के इंतजाम किए गए। और खुद सीओ अनुज चौधरी उस पुलिस सहायता केंद्र पर तैनात दिखे। उन्होंने गंगा जल लेकर पहुंच रहे कांवड़ियों पर गुलाब के फूल बरसाए। उन्होंने अपने साथी पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर कांवड़ियों को फल भी बांटे। दूर से जो आते हैं जल लेकर आते हैं, उनकी सहायता के हिसाब से और एक उन सबको हौसला अफजाई के लिए सीओ अनुज चौधरी को फूल बरसाता देख कांवड़ियों का उत्साह भी बढ़ गया। वो उनके सामने झूमते, नाचते और जयकारे लगाते दिखे। इस दौरान कुछ कांवड़िए अपने मोबाइल कैमरे निकालकर सीओ अनुज चौधरी के साथ सेल्फी लेते नजर आए। ऐसा लगा जैसे वो कोई फिल्म स्टार हो। सीओ अनुज चौधरी इस साल होली के त्योहार और जुमे की नमाज एक साथ पढ़ने पर दिए गए अपने विवादास्पद बयान की वजह से काफी चर्चा में आ गए थे। अपने उस विवादास्पद बयान की वजह से ही वो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों और विपक्ष के कुछ नेताओं के निशाने पर आ गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका समर्थन किया था। सीओ अनुज चौधरी के अलावा संभल में बदायूं चुंगी के पास बने उस सहायता केंद्र पर इंस्पेक्टर मोहित चौधरी ने कांवड़ियों के पैर दबाकर उनकी सेवा की। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 101 फीट लंबे तिरंगे वाली कांवड़ का चर्चा का केंद्र बन गई। इस अनोखी कांवड़ को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। कांवड़ियों ने शहीद फौजियों के सम्मान में अपनी इस कांवड़ को समर्पित किया और जब उसे लेकर वो हरिद्वार से निकले तो देखने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। 101 फीट लंबे तिरंगे वाली कांवड़ जिस रूट से भी निकली, लोग उसे देखते रह गए। सहारनपुर के कुछ श्रद्धालुओं ने इस खास कांवड़ को तैयार किया। वो हरिद्वार से जल भरकर सहारनपुर पहुंचे और इस दौरान कांवड़ रूट पर वो चर्चा का केंद्र बन गई। उसके अगले हिस्से को कुछ कांवड़िए हाथ से खींचते दिखाई दिए। सड़क पर ये किसी ट्रेन की तरह चलती नजर आई। इतनी बड़ी कांवड़ को खींचने के लिए उसे पहियों से बांधा गया था। श्रद्धालुओं ने अपनी अनोखी कांवड़ को शहीद फौजियों के नाम किया। हमारे वीर शहीद फौजियों के सम्मान में और अपने देश का नाम रोशन करने के लिए हमारी तरफ से देश के लिए ही समर्पित है। 101 फीट लंबी इस कांवड़ के अगले हिस्से में कांवड़ियों ने भगवान शिव और पार्वती की तस्वीर भी लगा रखी थी। इसके साथ चल रहे श्रद्धालु पूरे रास्ते उत्साह में दिखे। उन्होंने जानकारी दी कि इसे बनाने में उन्हें करीब 2 महीने का वक्त लगा। इधर शिवरात्रि से पहले उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा। 23 जुलाई को महाशिवरात्रि है। ऐसे में कांवड़ यात्रा के आखिरी 2 दिन में हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़ बढ़ गई। दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में डाक कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे और उसकी वजह से घाटों के आसपास वाले सभी मैदान और पार्किंग एरिया डाक कांवड़ियों की गाड़ियों से भर गए। वहां के एक मैदान में खड़ी कांवड़ियों की मोटरसाइकिलों पर भगवा झंडा लहराता नजर आया। इसके अलावा घाटों तक जाने वाले रास्तों पर भी लंबा जैम लग गया। वहां कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन लगी नजर आई। इस दौरान पुलिस कंट्रोल रूम से कांवड़ियों पर नजर रखती दिखी। पुलिस ने हर रास्ते और हर घाट की पैनी निगरानी की ताकि कांवड़ियों को गंगा जल ले जाने में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। कांवड़ यात्रा के आखिरी 2 दिन बचे हैं। 23 जुलाई को महाशिवरात्रि है। ऐसे में इन आखिरी 2 दिनों में हरिद्वार में डाक कांवड़ियों की भारी भीड़ रहेगी। इसे देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए। प्रशासन के मुताबिक इन आखिरी 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा डाक कांवड़िए हरिद्वार पहुंचेंगे। उधर राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के सामने कांवड़ियों का स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में कांवड़िए पुष्कर सरोवर से जल लेकर अजमेर आए। उनके लिए लोगों ने जगह जगह खाने पीने की व्यवस्था की और उन पर फूल बरसाए। इस दौरान कांवड़ियों की यात्रा अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के सामने से भी गुजरी और उस वक्त वहां मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया।
उन्होंने खुशी से उन पर फूलों की बारिश की। पुष्कर से अजमेर आए कांवड़िए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के सामने नाचते गाते नजर आए। उन्होंने वहां बम बम भोले के नारे भी लगाए। जानकारी के मुताबिक कांवड़ियों की यात्रा जब उस दरगाह के पास पहुंची तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनके लिए खाने पीने के इंतजाम भी किए। मुसलमान कौम ने इतने बढ़िया तरीके से हमारा सिस्टम फॉलो किया कि हमें गर्व है कि आज सब ऐसे एकता है। बड़ी संख्या में कांवड़िए पुष्कर सरोवर से जल लेकर अजमेर के झरनेश्वर मंदिर के लिए रवाना हुए। इस दौरान वो पूरे रास्ते भक्ति में लीन होकर झूमते नजर आए। इस दौरान ही उनकी यात्रा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के सामने से गुजरी, जहां उनका स्वागत किया गया। इसके बाद वो लोग झरनेश्वर मंदिर गए और वहां जल चढ़ाकर अपनी यात्रा पूरी की। इधर दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा के दौरान खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कांवड़ियों की सेवा करती दिखीं। हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली पहुंचे कांवड़ियों को मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से खाना परोसा, जबकि सिख समुदाय से आने वाले बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने भी कांवड़ियों पर फूल बरसाए। तरविंदर सिंह मारवा दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कांवड़ यात्रियों के लिए एक सहायता शिविर लगवाया और खुद भी वहां पहुंचकर कांवड़ियों पर फूल बरसाते दिखे। तरविंदर सिंह मारवा ने बताया कि कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसका ध्यान रखते हुए सहायता शिविर में सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई। इस दौरान उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात को दोहराते हुए यह दावा किया कि कुछ लोगों ने जानबूझकर कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश रची। श्रद्धालुओं को बदनाम करना चाहते हैं, हम किसी हालत में भी बदनाम नहीं होने देंगे। हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली पहुंचे कांवड़ियों का अलग अलग अंदाज देखने को मिला। किसी ने भारी भरकम कांवड़ उठा रखी थी तो किसी के कंधे पर भगवान शंकर की मूर्ति दिखाई दी। महादेव को आप देखिए अपने कंधों पे सवार कर हरिद्वार से निकले हैं और शिवरात्रि के जल के लिए ये कांवड़ यात्रा उन्होंने तय की है। उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से अच्छी व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के धौला कुआं इलाके में मौजूद एक कांवड़ सहायता शिविर में पहुंची। वहां उन्होंने कांवड़ियों के लिए अपने हाथों से खाना परोसा। उधर यूपी पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान लाठी और त्रिशूल समेत कई चीजों को ले जाने पर रोक लगा दी। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के लाठी, त्रिशूल और हॉकी स्टिक समेत ऐसी चीजों को ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जिनका इस्तेमाल हमले के लिए किया जा सकता है। इस नियम को मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और बागपत के अलावा उनके आसपास के कई जिलों में लागू किया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में आरोप लगा कि कुछ कांवड़ियों ने एक लड़के की पिटाई कर दी। बताया गया कि उस लड़के की मोटरसाइकिल उनकी कांवड़ से टच हो गई थी और इसके बाद उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक मस्जिद को नोटिस मिलने के बाद मस्जिद कमेटी ने उस पर बुलडोजर चलवा दिया। बताया गया कि वहां मोतीपुर इलाके में मौजूद उस मस्जिद को कई साल पहले अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा कर बनवाया गया था। इसीलिए प्रशासन ने कुछ दिन पहले नोटिस थमा दिया था, लेकिन इससे पहले कि जिला प्रशासन एक्शन लेता, मस्जिद प्रशासन ने ही उसे ढहा दिया। बड़ी खबर आई हिमाचल प्रदेश में कुदरत के कहर से जुड़ी। हिमाचल प्रदेश में मंडी, कुल्लू और शिमला समेत कई जिलों में बारिश ने भयंकर तबाही मचाई। लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले तो उफान पर आ ही गए, पहाड़ों से भी पत्थर गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कई अहम रास्ते पहाड़ दरकने की वजह से ठप हो गए, जिसके बाद कई जगहों पर लोग फंस गए। सबसे बड़ी परेशानी तो तब खड़ी हो गई जब मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक हिमाचल प्रदेश में बारिश होते रहने का अलर्ट जारी कर दिया। यानी पहले से कुदरत का कहर झेल रहे हिमाचल प्रदेश के लिए आने वाले 5 दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कई हाईवे तक पहले ही ठप हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में तो अचानक आई बाढ़ के बाद एक रेलवे पुल का बड़ा हिस्सा ढह गया। घटना उस वक्त हुई जब उस पुल पर यात्रियों से भरी एक ट्रेन गुजर रही थी। ऐसे में उन यात्रियों की जान भी खतरे में आ गई, क्योंकि उस रेलवे पुल की नींव का बड़ा हिस्सा उफनते सैलाब में समाता नजर आया। वहां कुछ सेकंड पहले तक उस पुल की नींव का वो हिस्सा बिल्कुल सही सलामत दिखाई दिया। इस बीच उस पुल के ऊपर से वो ट्रेन भी गुजरती दिखी। तभी ताकतवर लहरें नींव के उस हिस्से को डहाकर अपने साथ ले गई। इसके बाद तो पुल की नींव का आधा अधूरा हिस्सा ही बचा रह गया और उस हिस्से का नामो निशान मिट गया। इस दौरान ऐसे लगा मानो पानी की तेज धार में बाकी हिस्से भी बह जाएंगे। कांगड़ा जिले के माजरा में चक्की नदी में अचानक आई बाढ़ की वजह से ये घटना हुई। इससे जम्मू, पठानकोट और जलंधर रेलवे ट्रैक पर माजरा पुल को नुकसान पहुंचा। गनीमत ये रही कि पुल नहीं गिरा, वरना उस वक्त वहां बड़ा हादसा हो सकता था।
हालांकि इस घटना के बाद भी पुल से ट्रेनों का गुजरना बंद नहीं हुआ, लेकिन आशंका जताई गई कि किसी भी वक्त प्रशासन की तरफ से वहां से ट्रेनों के गुजरने पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन बाढ़ बारिश का असर रेल के रास्तों पर ही नहीं बल्कि सड़कों पर भी दिखा। कांगड़ा से लगने वाले हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के बीच पहाड़ों के दरकने से कोहराम मच गया। वहां एक के बाद एक कई इलाकों में पहाड़ खिसकने की घटनाएं सामने आई और इसकी वजह से वहां रहने वाले लोग डर और दहशत के साए में जीने को मजबूर हो गए, क्योंकि वहां पहाड़ों से मलबा गिरने का सिलसिला जारी रहा। इसी बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वीडियो में दिखा कि पहाड़ से पानी के साथ सैकड़ों टन कीचड़ और छोटे बड़े पत्थर एक ही झटके में नीचे चले आए। दिल दहला देने वाली तस्वीरें कुल्लू के बालियोल नाम के गांव से सामने आईं। वहां जबरदस्त बारिश के बीच पहाड़ की चोटी पर मौजूद उसका एक हिस्सा खिसक गया। इसके बाद तो ऐसा सैलाब आया कि वो अपनी जद में आने वाले पेड़ों को भी उखाड़ता चला गया। खौफ से भर देने वाले इस मंजर को देख आसपास मौजूद लोगों की चीख निकल गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ, लेकिन पहाड़ से बेहिसाब मलबा गिरा। इस घटना में उस सड़क को भारी नुकसान पहुंचा और इसीलिए वहां लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। और कुल्लू की ही तरह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुई पहाड़ खिसकने की घटनाओं की वजह से कैलाश यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ गया। वहां इस यात्रा के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु रवाना हुए थे, लेकिन खतरे को देखते हुए उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया, क्योंकि ऊंचाई से मिट्टी और पत्थरों की बरसात होती नजर आई। इस दौरान ऐसा लगा मानो बड़ी चट्टान टूटकर बिखर गई हो। वहां पहाड़ का हिस्सा पानी के साथ बहकर तेजी से नीचे की तरफ गिरता दिखाई दिया। इसके बाद तो सड़क पर मलबे का ढेर इकट्ठा हो गया और वहां से गुजरने वाले लोग फंस गए। सड़क पर दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग खड़े दिखे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुई मूसलाधार बारिश ने कोहराम मचा दिया। बारिश के बाद पहाड़ खिसकने का सिलसिला शुरू हुआ और प्रशासन को कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों को रोकना पड़ा। किन्नौर के मिलिंग खट्टा बेस कैंप में 250 से ज्यादा श्रद्धालुओं को रोका गया। प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक मूसलाधार बारिश की वजह से यह फैसला लिया गया ताकि मौसम ठीक होने के बाद श्रद्धालु सुरक्षित कैलाश यात्रा पर जा सकें। 15 जुलाई को कैलाश यात्रा की शुरुआत हुई थी और ये यात्रा 30 अगस्त तक चलेगी। और इस सब के बीच हिमाचल प्रदेश के मंडी में पहाड़ों से लगातार गिर रहे पत्थरों की वजह से कई हाईवे ठप हो गए। मंडी में हुई जोरदार बारिश के बाद वहां के कई इलाकों में पहाड़ों से पत्थर गिरने शुरू हो गए, जिसे देखते हुए कई हाईवे बंद कर दिए गए। साथ ही वहां पुलिस की तैनाती भी कर दी गई, क्योंकि वहां लगातार पहाड़ों से पत्थर गिरते नजर आए। वहां के एक इलाके में तो पहाड़ से एक बड़ी चट्टान गिरती नजर आई। उसके साथ मलबा और कई छोटे छोटे पत्थर भी लुढ़कते हुए नीचे सड़क पर आ गए। इसके कुछ सेकंड बाद ही वहां दोबारा पत्थर गिरने शुरू हो गए। ये देखकर आसपास मौजूद लोग बुरी तरह डर गए। उनके लिए उस सड़क पर चलना ही मुश्किल हो गया, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि कब दोबारा उस पहाड़ से पत्थर गिरने लगेंगे। इसके अलावा वहां के कई दूसरे इलाकों से भी पहाड़ खिसकने की घटनाएं सामने आईं। वहां भी पहाड़ों से रुक रुक कर पत्थर गिरते रहे, जिसकी वजह से उस रास्ते को साफ करने का काम भी शुरू नहीं हो पाया। जानकारी के मुताबिक पत्थर गिरने से वहां के 3 मुख्य हाईवे बंद हो गए। इसके अलावा वहां की 170 से ज्यादा सड़कों को भी बंद करना पड़ा। उन सड़कों पर गाड़ियों के आने जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। वहीं उन सड़कों पर पुलिस की तैनाती भी कर दी गई। और मंडी नहीं, उससे लगने वाले हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी मूसलाधार बारिश के बीच जगह जगह पहाड़ खिसकने से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। कई रास्तों पर पत्थरों का ढेर लगने से वहां लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। लेकिन इस सब के बीच हिमाचल प्रदेश में लोगों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने वहां अगले 5 दिन तक भीषण बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। यानी वहां आसमान से ऐसी आफत बरस सकती है जो लोगों की मुसीबतों को कई गुना बढ़ा सकती है। मौसम विभाग की इस चेतावनी के बीच हिमाचल के सोलन में पहाड़ खिसकने से चीख पुकार मच गई। पहाड़ खिसकने की घटना सोलन के गरु नाम के गांव के पास हुई। वहां सड़क किनारे मौजूद पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिरा और उसने पूरे रास्ते को ढक दिया। ऐसे में वहां गाड़ियां तो छोड़िए, पैदल जाने की भी जगह नहीं बची। सोलन के दूसरे इलाके में भी पहाड़ों के दरकने की घटनाओं ने कम होने का नाम नहीं लिया। वहां कई जगह तो भारी भरकम पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए। इसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हिमाचल की राजधानी शिमला समेत उसके ज्यादातर जिलों में बारिश का कहर जारी रहा।
इसी बीच मौसम विभाग ने राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर जबरदस्त बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। अनुमान जताया गया कि वहां सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, ऊना और कांगड़ा में बारिश अगले 5 दिन तक कोहराम मचा सकती है। उधर जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में वैष्णो देवी यात्रा के रास्ते पर पहाड़ खिसकने से एक श्रद्धालु की जान चली गई और कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। कटड़ा में वैष्णो देवी मंदिर के पुराने यात्रा मार्ग से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुजर रहे थे, तभी पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसककर वहां गिर गया और वहां श्रद्धालु इसकी चपेट में आ गए। इसके बाद वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को रास्ते में ही रोक दिया गया। हालांकि कुछ घंटों बाद ताराकोट मार्ग से यात्रा शुरू कर दी गई, क्योंकि पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर गिर गए और वहां टिन शेड का बना एक ढांचा मलबे के नीचे दब गया। बताया गया कि वहां से वो श्रद्धालु गुजर रहे थे और इसी बीच उनके ऊपर मिट्टी और पत्थरों की बरसात हो गई। पत्थर गिरने लगे तो हमको लगा बंदर कूद रहे, फिर देखते देखते एकदम से भगदड़ मचने लगी। फिर एकदम से बहुत लैंडस्लाइड जो हुआ, उसके कारण जो था वो काउंटर पूरा ध्वस्त हो गया। कटड़ा में वैष्णो देवी मंदिर के पुराने यात्रा मार्ग पर पहाड़ खिसकने के बाद चीख पुकार मच गई। हालांकि फौरन राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के कई अधिकारी और राहत बचाव की टीम वहां पहुंच गई। उन्होंने आनन फानन में उन घायल श्रद्धालुओं को मलबे से बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेस्क्यू कार्य चल रहा है। 7 लोग जो है वो माइनर इंजरी सस्टेन किए हैं और 3 लोग जो हैं वो क्रिटिकल इंजरी उनको हुई है, उनको शिफ्ट कर दिया गया है नारायणा हॉस्पिटल। ये घटना त्रिकुटा पहाड़ियों पर बाणगंगा के पास हुई और उसके बाद वहां से श्रद्धालुओं के गुजरने पर रोक लगा दी गई। हालांकि वैष्णो देवी की यात्रा नए ताराकोट मार्ग से जारी रही। इधर मध्य प्रदेश के सिवनी में नदी में बह रही एक चप्पल को बचाने के चक्कर में एक लड़के की जान चली गई। चौंका देने वाला मामला सिवनी के आधे गांव इलाके का रहा। जानकारी के मुताबिक 14 साल का वो लड़का अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे पिकनिक मनाने के लिए गया था। उसके दोस्तों के मुताबिक वहां वो सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रहा था, तभी उसकी चप्पल नदी में गिर गई और अपनी चप्पल को निकालने के दौरान वो लड़का नदी में गिर गया। नदी में गिरते ही वो खुद को संभाल नहीं पाया और पानी के तेज बहाव में बह गया। किनारे खड़े उसके दोस्त देखते रह गए और वो नदी में बहकर दूर चला गया। डरा देने वाली ये घटना सिवनी के आधे गांव इलाके में हुई। वहां वो लड़का अपने दोस्तों के साथ वैनगंगा नदी के किनारे पिकनिक मनाने के लिए गया था। उसके दोस्तों के मुताबिक वो सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रहा था, तभी उसकी चप्पल नदी में गिर गई। उसने एक पेड़ की टहनी से अपनी चप्पल को निकालने की कई बार कोशिश की। एक बार तो वो सफल भी हो गया, लेकिन उसकी चप्पल दोबारा नदी में बह गई। उसे निकालने के दौरान ही उसका पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गया। उसके दोस्तों ने तुरंत पुलिस को खबर की। इसके बाद पुलिस और बचाव दल की टीम ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन काफी देर बाद नदी से उसका शव बरामद किया गया। उधर उत्तर प्रदेश के एटा में कई घंटों की मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां कई इलाकों में पानी भर जाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं और उनका घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया, क्योंकि सड़कें पानी से लबालब नजर आईं। भारी बारिश की वजह से नाले उफान पर आ गए और उनका पानी सड़कों पर आ गया। चारों तरफ मटमैले पानी की चादर बिछी दिखी। सड़क और फुटपाथ का तो अंतर ही मिट गया। सड़क से गुजरने वालों की मुसीबतें बढ़ गईं। वो उस गंदे पानी को पार करने पर मजबूर हो गए। 4 पहिया गाड़ियां और मोटरसाइकिल के पहिए पानी में डूबे दिखे। कई घंटों की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। इमारतों के नीचे भी चारों तरफ पानी भरा दिखाई दिया। लोगों के घुटनों तक पानी नजर आया। इतना ही नहीं, भारी बारिश के बाद कई सरकारी दफ्तर भी पानी में डूब गए। नगर पालिका से लेकर एसएसपी ऑफिस तक पानी भरा नजर आया। शहर के अलग अलग इलाकों की ऐसी ही हालत देखने को मिली। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से जैम जैसे हालात हो गए। कई दुकानों में पानी घुस जाने की वजह से वो बंद नजर आईं। उधर मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश के बाद सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया और इससे लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई। क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाके पानी से लबालब हो गए। वहां सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। मुंबई के अंधेरी नाम के इलाके में तो इतना पानी भर गया कि लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। वहां आसमान से इतना पानी बरसा कि नाले उफान पर आ गए, जिसके बाद पानी भर जाने की वजह से अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया। सबवे बंद होने से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इस वजह से दूसरे रास्तों पर ट्रैफिक जैम जैसे हालात हो गए। सड़कों पर चारों तरफ मटमैले पानी का कब्जा दिखाई दिया। इतना ही नहीं, बारिश का पानी दुकानों के अंदर भी घुस गया। यही वजह रही कि कई दुकानें बंद नजर आईं। वहां से गुजरने वाली गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे दिखे। पैदल चलने वालों की तो हालत खराब दिखाई दी।
वो उस गंदे पानी से गुजरकर काम पर जाने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि जहां तक नजर गई वहां तक पानी ही पानी नजर आया। इसको लेकर मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक और बारिश होने की संभावना जताई। उधर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अचानक आई बाढ़ ने कुछ लोगों की जान खतरे में डाल दी। उत्तराखंड के सतपुरी में अचानक आई बाढ़ की वजह से 3 लोग नदी के एक किनारे पर फंस गए और इसकी जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक मजार के आसपास अवैध कब्जा कर बनाए गए मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि वहां कैंट थाना क्षेत्र में मौजूद उस मजार के करीब कुछ लोगों ने गलत तरीके से मकान बना लिए थे, इसीलिए उन्हें जमींदोज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक उनका शव उनके एक रिश्तेदार के मकान में बोरे में बंद पड़ा मिला। वहां पहुंची पुलिस ने तुरंत उनका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस मामले की जांच में जुट गई। गुजरात के अहमदाबाद में एक मकान में 5 लोगों के शव मिलने से सनसनी मच गई। बगोदरा नाम के गांव में मिले सभी शव एक ही परिवार के बताए गए। उनमें पति पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा शामिल रहे। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। उधर बड़ी खबर आई उत्तर प्रदेश के आगरा में धर्म परिवर्तन के मामले से जुड़ी। आगरा से लापता हुई 2 बहनों के मिलने के बाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया जो लोगों को बहला फुसलाकर उनका धर्म बदलवाता था। इस मामले में पुलिस ने देश के 6 राज्यों में छापेमारी कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों में इस गिरोह का मास्टरमाइंड भी शामिल रहा। अब्दुल रहमान नाम के उस आरोपी को दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके से पकड़ा गया और दावा किया गया कि वो पहले हिंदू समुदाय से थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना धर्म बदल लिया था। उन्हें आगरा से लापता हुई 2 बहनों के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। दोनों बहनें करीब 4 महीने पहले लापता हो गई थी। पुलिस के मुताबिक उन दोनों का ब्रेन वॉश किया गया था और बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था, लेकिन उनके माता पिता को उसकी जानकारी नहीं थी। दावा किया गया कि दोनों बहनों ने जम्मू कश्मीर की रहने वाली मुस्लिम समुदाय की एक लड़की के संपर्क में आने के बाद मुस्लिम धर्म अपना लिया। पुलिस के मुताबिक बाद में वो दोनों अपने परिवार वालों को बिना बताए कोलकाता चली गई थी और इसके बाद जब उनके परिवार वालों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी तो आगरा की पुलिस ने खास अभियान चलाकर उन्हें कोलकाता से बरामद कर लिया था। पुलिस के मुताबिक इस ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा गया क्योंकि कोलकाता में जहां उन दोनों के होने की जानकारी मिली थी वहां मुस्लिम समुदाय की आबादी ज्यादा थी। ऐसे में वहां से उन दोनों को निकाल कर लाना चुनौती भरा काम था। जानकारी दी गई कि इस दौरान पुलिसकर्मी अपनी पहचान छिपाकर उन तक पहुंचे और उन्हें किसी तरह वापस ले आए। लगभग 6 राज्यों में दबिश देकर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया, लेकिन अब दोनों बेटियों को कलकत्ता से सकुशल बरामद करने के साथ ही आगरा की पुलिस कस्टडी में अभी दोनों बेटियां हैं। इसके साथ ही पुलिस ने दावा किया कि उसने दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके से अब्दुल रहमान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें इस गिरोह का मास्टरमाइंड बताया गया। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रहमान ने आगरा की तरह कई दूसरे शहरों में भी अपना नेटवर्क बनाया हुआ था और इसके जरिए लोगों को बहला फुसलाकर उनका धर्म बदलवाया जाता था। दावा किया गया कि दिल्ली में गिरफ्तारी के वक्त उनके मकान से हरियाणा के रोहतक की एक लड़की मिली। उसके घर पर एक लड़की मिली जो लड़की रोहतक की थी, जिस पर कि रोहतक जब पता किया गया तो रोहतक थाने में गुमशुदगी उसकी तय। पुलिस के मुताबिक छापेमारी के दौरान उनके मकान से कई धार्मिक किताबें भी जब्त की गईं। और पुलिस ने जांच के दौरान सबसे चौंकाने वाला दावा यह किया कि इस गिरोह में शामिल 10 आरोपियों में 6 ने अपना धर्म बदलकर मुस्लिम धर्म अपना लिया था। पुलिस के मुताबिक वो पहले मुस्लिम समुदाय के नहीं थे, लेकिन बाद में उन सभी ने अपना धर्म बदल लिया था। दावा किया गया कि वो सभी देश के अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। और आगरा में 2 सगी बहनों के धर्म परिवर्तन के मामले में जानकारी मिली कि इसमें सबसे अहम किरदार आयशा नाम की लड़की का रहा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आयशा भी दूसरे कुछ आरोपियों की तरह मुस्लिम समुदाय की नहीं थी, बल्कि उसने बाद में अपना धर्म बदला था। दावा किया गया कि उसका नाम पहले एसबी कृष्णा था। पुलिस ने उसे गोवा से गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक गोवा की रहने वाली आयशा ने व्हाट्सएप पर 2 से 3 ग्रुप बनाए थे और इन ग्रुप में धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को ही जोड़ा जाता था। दावा किया गया कि आयशा को कनाडा में बैठा सऊद नाम का व्यक्ति पैसे भेजता था और आयशा देश के अलग अलग शहरों में उन पैसों को ट्रांसफर करती थी। इसी तरह जानकारी मिली कि मामले में कोलकाता से गिरफ्तार अली हसन पहले शेखर रॉय थे। यही नहीं, दिल्ली में मुस्तफा नाम के जिस आरोपी को पकड़ा गया उसका असली नाम मनोज बताया गया। पुलिस ने इसके अलावा आगरा में रहमान कुरैशी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वो अपना YouTube चैनल चलाते हैं। ये वो लोग हैं जो पहले हिंदू थे और अब
इसमें मुस्लिम बन चुके हैं और इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा हैं जो धर्मांतरण मामले में पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं। पुलिस के मुताबिक वो लोगों को बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश करते थे। सूत्रों के मुताबिक जिन 2 बहनों को कोलकाता से बरामद किया गया वो भी रहमान कुरैशी के संपर्क में थी। और इस बीच पुलिस ने दावा किया कि धर्म परिवर्तन कराने वाले इस गिरोह की फंडिंग विदेश से होती थी। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के लोग बालिग हो चुकी लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका धर्म बदलवाते थे और इसके लिए दूसरे देशों से उन्हें मदद मिलती थी। और इसमें सबसे बड़ा नाम सऊद का सामने आया। पुलिस के मुताबिक कनाडा में रहने वाला सऊद इस मामले में गिरफ्तार आयशा को पैसे भेजता था। इन पैसों का इस्तेमाल उन लोगों पर किया जाता था जो अपना धर्म बदलते थे। जांच में ये जानकारी सामने आई कि सऊद मध्य प्रदेश का रहने वाला है और अब वो कनाडा में बस चुका है। पुलिस ने दावा किया कि कनाडा के अलावा अमेरिका से भी इस गिरोह की आर्थिक मदद की जाती थी। ये लोग रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, लव जिहाद में संलिप्त थे और इसकी फंडिंग विदेशों से होती है। जैसा सर ने बताया, कनाडा से, यूएस से इनकी फंडिंग हो रही थी। मामले की जांच के दौरान आगरा की पुलिस ने कुछ वीडियो भी बरामद करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों और विदेश से फंडिंग करने वाले सऊद के बीच ये वीडियो शेयर किए गए थे। जानकारी दी गई कि ब्रेन वॉश करने के लिए इन वीडियो का इस्तेमाल किया जाता था। सूत्रों के मुताबिक कुछ वीडियो में देश विरोधी नारे थे और साथ ही अयोध्या के राम मंदिर समेत देश के कुछ मंदिरों का भी जिक्र था। और इसके साथ ही पुलिस को इस गिरोह के आतंकी संगठनों से संबंध होने के भी संकेत मिले, ऐसा दावा किया पुलिस ने। पुलिस के मुताबिक मामले में पकड़े गए कुछ आरोपी आतंकी संगठनों के संपर्क में थे। इस बात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुट गई ताकि पता चल सके कि कहीं इसके पीछे आतंकी संगठनों का तो हाथ नहीं था। आगरा में धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले की जांच कर रही पुलिस ने आशंका जताई कि गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद अली के संपर्क आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से भी थे। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अली ने भी कुछ दूसरे आरोपियों की तरह अपना धर्म बदल लिया था। वो पहले पीयूष पंवार थे, लेकिन बाद में उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। आरोप लगा कि वो आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के संपर्क में थे। पुलिस की तफ्तीश के दौरान कुछ फोन नंबर मिले जिनकी जांच की जा रही है। पीयूष पंवार उर्फ मोहम्मद अली, उसके कुछ ऐसे लोगों से संबंध हैं जिनके ताल्लुक लश्कर ए तैयबा से हैं। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिलने के बाद आगरा पुलिस एटीए समेत दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर इसकी पड़ताल में जुट गई। सूत्र बताते हैं कि पुलिस मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ करने की तैयारी में है। इधर दिल्ली के नजदीक यूपी के गाजियाबाद में क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया गया। पुलिस ने गिरोह के एक बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस ने आरोपी से 6 लाख कैश, 2 एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक और 2 मोहरें बरामद की। राजस्थान के करौली में क्रेडिट कार्ड हैक कर ठगी करने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वो बदमाश फर्जी आधार कार्ड के जरिए अलग अलग बैंकों में खाते खोलता था और ठगी की रकम उनमें ट्रांसफर कर देता था। इसका पता तब चला जब उस बदमाश ने एक आदमी का क्रेडिट कार्ड हैक कर 49,000 रुपए ठग लिए। बिहार के भागलपुर स्टेशन पर आरपीएफ के एक बैरक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग की वजह से बैरक में रखे कई दस्तावेज जल गए। राजस्थान के डूंगरपुर में पुलिस ने शराब ले जा रही एक कार को जब्त कर लिया। पुलिस ने कार से 39 पेटी शराब और 40 बियर के कैन बरामद किए। साथ ही शराब की तस्करी करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। उधर लंदन में इस्कॉन मंदिर के रेस्टोरेंट में एक लड़के के चिकन खाने पर बवाल हो गया। वो लड़का एक थैला लेकर उस रेस्टोरेंट में पहुंचा। थैले में चिकन रखा हुआ था। लड़के ने रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से पूछा कि क्या वहां मीट या चिकन परोसा जाता है या परोसा जा सकता है, तो इस पर रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन इसके बाद तो उस लड़के ने ऐसी हरकत कर दी कि वहां मौजूद लोग दंग रह गए, क्योंकि उसने अपने थैले से चिकन निकालकर खाना शुरू कर दिया। चौंका देने वाला मामला लंदन में इस्कॉन मंदिर के रेस्टोरेंट का रहा। उस रेस्टोरेंट में सिर्फ शाकाहारी खाना परोसा जाता है, लेकिन इस बीच वो अश्वेत लड़का वहां चिकन लेकर पहुंच गया। उसने रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों से पहले सवाल जवाब कर जानकारी ली कि वहां नॉनवेज खाना मिलता है या नहीं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि जब कर्मचारियों ने मना कर दिया तो लड़के ने थैले से चिकन निकाल लिया। Are you sure like there's no meat? Okay. It's a tip. Okay. Okay. Well, in that case,
रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने समझाया कि वहां नॉनवेज खाना खाने पर रोक है, लेकिन वो लड़का नहीं माना। वो कर्मचारियों के साथ साथ वहां खाने के लिए आए लोगों को भी चिकन की पेशकश करने लग गया। इस घटना के बाद इस्कॉन मंदिर प्रशासन ने आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली में एक गाड़ी के बोनेट पर ट्रैफिक पुलिस के एक होमगार्ड को कई किलोमीटर तक घसीटे जाने का रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया। बताया गया वहां कांवड़ यात्रा के रूट पर तैनात पुलिसकर्मी ने उस कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोप लगा कि कार चला रहे लड़के ने रुकने के बजाय होमगार्ड पर कार चढ़ाने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान होमगार्ड उछलकर कार के बोनेट पर चढ़ गए, लेकिन आरोपी फिर भी नहीं रुका और उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी और वहां से भागने लग गया। इस बीच सड़क पर आसपास चल रहे गाड़ी वालों ने उस कार को रुकवाने की कोशिश की। एक बार तो दो गाड़ियों ने दाहिने और बाएं से उस कार को घेर भी लिया, लेकिन मौका मिलते ही आरोपी कार वाला दोबारा भाग निकला। इस दौरान वो होमगार्ड उस कार के बोनेट पर डटे रहे। दंग कर देने वाला मामला बरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र का रहा। ट्रैफिक पुलिस के जिस होमगार्ड को कार के बोनेट पर घसीटा गया, वो वहां कांवड़ यात्रा के रूट पर तैनात थे। ट्रैफिक कर्मियों द्वारा जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन चालक द्वारा जान से मारने की नीयत से ट्रैफिक पुलिस कर्मी के साथ तैनात होमगार्ड पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। वो कार बोनेट पर लटके होमगार्ड को लेकर कई किलोमीटर तक घूमती रही। हालांकि बाद में पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपी कार वाले को पकड़ लिया। उसका नाम दक्ष श्रीवास्तव बताया गया। पकड़े जाने के बाद उसने अपने किए पर माफी मांगी। तो अपने बल्ले थोड़ी दूर तक सर को ले गया था, जल्दी थी, इसीलिए उसके लिए मैं सॉरी हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ जो भी मुझसे गलती हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजने की तैयारी कर ली। उधर महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में मराठी भाषा में बातचीत नहीं करने पर मारपीट किए जाने की खबरों के बीच मुंबई से भी इसी तरह का फिर एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। वहां घाटकोपर इलाके में मराठी बोलने का दबाव बनाए जाने पर एक महिला बुरी तरह भड़क गई। उन्होंने दबाव बनाने वालों से दो टूक कह दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बातचीत करेंगे। बताया गया इस बहस से पहले वो महिला अपने घर जा रही थी, लेकिन इसी बीच रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और उन पर मराठी में बात करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन वो महिला भी जिद पर अड़ गई और साफ कह दिया कि मराठी भाषा में वो बातचीत नहीं करेंगी। हैरान कर देने वाला मामला मुंबई के घाटकोपर इलाके का रहा। इस बहस की वजह से वहां भीड़ जमा हो गई। जो लोग महिला से जबरन मराठी बुलवाना चाहते थे वो गुस्से में नजर आए। एक व्यक्ति ने तो हाथ से इशारा करके बताया कि ये महाराष्ट्र है और यहाँ मराठी ही बोलनी होगी, लेकिन महिला भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुई। बोलो काफी देर तक हुई कहासुनी के बाद वो महिला अपने घर चली गई। इसके बाद उनसे बहस करने वाले लोग भी चले गए। इधर मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का एक विमान लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल गया। भारी बारिश के बीच मुंबई एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया। केरल के कोच्चि से मुंबई आ रहा एयर इंडिया का प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल गया और उसका एक हिस्सा रनवे से टकरा गया। हालांकि पायलट ने किसी तरह विमान को बचा लिया और सारे यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर विपक्षी दल मंगलवार को संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में विपक्षी गठबंधन के बड़े नेताओं के शामिल होने की भी उम्मीद है। उत्तराखंड के देहरादून में गुस्साए हाथी ने कांवड़ियों की एक गाड़ी को पलट दिया। इसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक आदमी घायल हो गया। उधर भारी हंगामे की वजह से लोकसभा में कार्रवाई नहीं हो सकी। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही अगले दिन तक स्थगित कर दी गई। विपक्षी दलों ने सदन शुरू होते ही ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करवाने की मांग करते हुए हंगामा किया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई। संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराने की विपक्ष की मांग को सरकार ने मान लिया। इस मुद्दे पर अगले हफ्ते लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। इसके साथ ही मणिपुर, इनकम टैक्स बिल और स्पोर्ट्स बिल पर भी चर्चा की जाएगी। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर लोकसभा में उन्हें नहीं बोलने देने का आरोप लगाया। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते हैं।
उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की फॉल्स सीलिंग गिरने से मरीजों के बीच दहशत मच गई। जानकारी के मुताबिक उस अस्पताल को 5 साल पहले बनाया गया था। उस वक्त गारंटी दी गई थी कि अस्पताल में लगी फॉल्स सीलिंग 20 साल तक नहीं गिरेगी, लेकिन महज 5 साल में ही इस अस्पताल की छत का बुरा हाल हो गया। जगह जगह से फॉल्स सीलिंग गिर गई। इस वक्त आप देखिए कि 5 साल के पीरियड के अंदर ही इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जो फॉल्स सीलिंग है वो लगातार गिरती जा रही है। और यह हाल उस अस्पताल की सिर्फ 1 मंजिल का नहीं था। अस्पताल में 6 मंजिलें हैं और दावा किया गया कि सभी 6 मंजिलों की फॉल्स सीलिंग इसी तरह टूटकर गिर गई, जिसकी वजह से इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर और कर्मचारियों के साथ ही मरीजों में भी खौफ पैदा हो गया। उन्हें डर सताने लगा कि किसी भी वक्त फॉल्स सीलिंग उनके ऊपर न गिर जाए। गिर सकता है, हम पे तो गिरे, कोई निशान करने, कोई बच्चे भी गिर गया, लेडीज भी गिर गया। इस मामले के सामने आने के बाद अस्पताल की इमारत बनाने वाली कंपनी को चिट्ठी लिखी गई। तो जो निर्माण एजेंसी है उसको हम अवगत करा रहे हैं, अपने इंजीनियर्स को भेजें, पता करवाएं कि ये क्यों हुआ है। जानकारी के मुताबिक बार बार फॉल्स सीलिंग गिरने से हालात ऐसे हो गए कि कई वार्ड खाली कर दिए गए और उनमें भर्ती मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। सौबात की एक बात यह कि धर्मांतरण के गिरोह चलाए जाने के जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो अब इतना सीरियस मामला होता जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं या धार्मिक नेताओं को खुलकर इस पर बोलना पड़ेगा, नहीं तो समाज में एक दूसरे पर भरोसा ही खत्म हो जाएगा। अगर यह सब सही है जो पुलिस बता रही है, आगरा में देखिए कितने सीरियस आरोप लगाए जा रहे हैं। जो कहानी समझ में आ रही है वो ये कि आगरा में मार्च महीने में एक व्यापारी आए पुलिस के पास शिकायत लेकर कि उनकी 2 बेटियां लापता हैं, 2 बेटियां घर से चली गई हैं। दोनों बेटियां बालिग बताई गई और छोटी बेटी तो बताया गया कि अभी हाल ही में 18 साल की हुई थी, बड़ी उससे बड़ी थी, और दूसरी 18 साल की अभी हुई थी और 18 साल के होते ही दोनों गायब हो गई, घर छोड़ के चली गई। ऐसी खबरें कि उनके पिता ने पुलिस को बताया कि दोनों लड़कियां अपने फोन साथ में नहीं ले गई, फोन भी छोड़ गई, कोई आईडी भी नहीं ले गई और पैसे वगैरह भी ज्यादा गायब नहीं बताए गए। तो पहले तो पुलिस को जब लगा कि गुमशुदा की तलाश टाइप का मामला है, लेकिन यह बात अजीब थी कि फोन भी नहीं ले गई थी, क्योंकि फोन तो आजकल कोई छोड़ता नहीं अपना। फिर बताया जा रहा है कि परिवार ने यह भी बताया कि बड़ी बेटी जो थी वो एमफिल की पढ़ाई कर रही थी, और कुछ टाइम पहले अपनी कोचिंग क्लास में, उससे पहले वो कोचिंग क्लास में जाती थी, कुछ टाइम पहले उस कोचिंग क्लास में उसकी दोस्ती एक मुस्लिम लड़की से हो गई थी। अब यह भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि कोचिंग क्लास में मुस्लिम लड़की से दोस्ती होने के बाद से बड़ी लड़की ने हिंदू रीति रिवाजों से किनारा करना शुरू कर दिया था। ये सब अभी बताया जा रहा है, हालांकि ये सब जांच के बाद ही साफ होगा क्या हकीकत थी। लेकिन खबरें अभी ये हैं कि बड़ी लड़की का पहनावा बदल गया था, हिजाब पहनना शुरू कर दिया था, उसने पर्दा करना शुरू कर दिया था, जो कुछ गलत नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, बालिग थी तो कुछ कर भी सकती है। लेकिन ये आरोप जो है वो माता पिताओं को कैसे लगते हैं वो सोचिए। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि उसने नमाज पढ़नी शुरू कर दी थी। ऐसी भी खबरें हैं कि परिवार ने बताया कि दोनों बहनें एक ही कमरे में रहती थीं, तो छोटी बहन पर भी इसका प्रभाव पड़ने लग गया था। अभी बड़ी बहन की दोस्ती हुई कोचिंग क्लास में एक लड़की से, उसके बाद से बता रहे हैं कि उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दी, उसने हिजाब पहनना शुरू कर दिया। तो परिवार कह रहा है कि छोटी बेटी भी साथ में ही रहती थी, उस पर भी प्रभाव पड़ा होगा, और छोटी बेटी जैसे ही 18 साल की हुई दोनों लड़कियां लापता हो गई और ये पुलिस में कंप्लेंट आई थी। तो ऐसा बताया जा रहा है कि परिवार ने ये सब पुलिस को बताया, तो पुलिस ने केस को गंभीरता से लिया और कहते हैं कि लड़कियों के गायब होने के कुछ दिन बाद शायद छोटी बेटी से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट पर, वो तो चली गई थी, दोनों फोन नहीं ले गई थी, लेकिन उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट थे उसमें से शायद किसी एक अकाउंट पर एक तस्वीर दिखी जिसमें एक लड़की AK-47 के साथ एक राइफल लिए खड़ी थी, ऐसा बताया जा रहा है। एक तस्वीर AK-47 के साथ राइफल लिए, लड़की कौन थी उस तस्वीर में वो क्लियर नहीं है, लेकिन तस्वीर कोई अगर जनरल सी तस्वीर भी रही हो तो भी सोचिए कि अगर वाकई ऐसा हुआ जैसा इसमें बताया जा रहा है तो सोचिए परिवार पर क्या बीतेगी। लड़कियां गायब हो चुकी हैं, लड़कियों से जुड़े हुए एक सोशल मीडिया अकाउंट पर AK-47 लिए लड़की की तस्वीर आ रही है, किसी भी लड़की की हो जाए, लड़कियां घर से गायब हैं।
गायब होने से पहले बड़ी बेटी की दोस्ती कोचिंग क्लास में एक मुस्लिम लड़की से हुई है, तब से वो हिजाब पहनने और नमाज पढ़ने की बातें करती हो। सोचिए, वो जैसे ही छोटी बहन 18 साल की हुई, दोनों गायब हो गई। और कुछ दिन बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर AK-47 लिए किसी लड़की की तस्वीर पोस्ट हो जाए। बताया जा रहा है कि फिर पुलिस ने केस को साइबर सेल को दे दिया था, तो ये सब पता चला। अब सोचिए परिवार पर क्या बीतेगा ये सब होगा तो। और ये अभी आरोप हैं, चाहे अभी सब साबित होना है, सब आरोप है, लेकिन आरोप देखिए कैसे सीरियस हैं और ये आरोप समाज पे क्या असर डालते हैं। एक खबर ये आ रही है कि इसी AK-47 वाली लड़की की तस्वीर को ट्रेस किया गया तो पता चला कि ये तस्वीर कोलकाता से पोस्ट की गई थी। उस अकाउंट के जरिए पुलिस को एक और अकाउंट का पता चला, वो अकाउंट गोवा से चल रहा था, कोई आयशा चला रही थी। तो फिर तो पुलिस ने कड़ियों से कड़ियां जोड़नी शुरू कर दी, ऐसा पुलिस बता रही है। और बताया गया कि आयशा को विदेशों से पैसा आ रहा था, कनाडा से पैसा आ रहा था, और आयशा भी पहले हिंदू थी। तो जो कड़ियां मिलती चली गई वो ऐसे लोगों की मिलती चली गई जो हिंदू से मुसलमान हुए थे कई। पुलिस को कोलकाता में अली हसन नाम के आदमी का पता चला जो जुड़ा हुआ था, बताते हैं वो भी पहले शेखर रॉय था। बैरकपुर में एक मोहम्मद इब्राहिम का पता चला, बता रहे हैं कि वो भी पहले रीत पनिक था। दिल्ली में एक मनोज था जो मुस्तफ़ा हो गया था, या मुस्तफ़ा था जो मनोज बनकर गुमराह कर रहा था। ये सब खबरें जो आ रही हैं ये खतरनाक है, चाहे साबित अभी होनी हो, लेकिन खतरनाक है पूरे समाज के लिए। खैर, पुलिस कह रही है कि 50 अफसरों की टीम ने सारी जानकारी जुटाने के बाद देश में 11 जगहों पर छापे मारे और 6 राज्यों में, और इन दोनों बहनों को तो कोलकाता से बरामद किया और आयशा को गोवा से पकड़ा, अली हसन को कोलकाता से पकड़ा, उसामा नाम के आदमी को भी कोलकाता से पकड़ा, आगरा से रहमान कुरैशी को पकड़ा, मुजफ्फरनगर से अबू तालिब को पकड़ा, देहरादून से अब्दुल रहमान को, जयपुर से मोहम्मद अली को, जुनैद कुरैशी को, दिल्ली से मुस्तफ़ा उर्फ मनोज को पकड़ा, बैरकपुर से मोहम्मद इब्राहिम को पकड़ा। ये पूरा ऑपरेशन चला के ये किया गया है। अब इसमें एक खबर ये भी है कि जयपुर से जिस मोहम्मद अली को पकड़ा, पुलिस उस पर आरोप लगा रही है कि वो इस गिरोह में था, और ये गिरोह है पूरा। लेकिन ऐसा भी कह रहे हैं कि वो शायद अपने आप को खुद पीड़ित बता रहा है इस गिरोह से। वो कह रहा है उसका नाम पहले पीयूष पवार था, या बताया जा रहा है कि उसका नाम पहले पीयूष पवार था। ऐसी खबरें हैं कि एक लड़की से शादी करने के लिए उसने धर्म बदल लिया था और फिर वो लड़की भी शायद उसे छोड़कर चली गई। तो क्या प्रलोभन दिया जा रहा है, किस तरीके से ये किया जा रहा है? अगर ये सारे आरोप सही है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं अभी जो सारे लोग पकड़े गए हैं कि ये गिरोह चला रहे थे जो हिंदू लड़कियों को गुमराह करके मुसलमान बना रहा था गिरोह, और आतंकी बनाने का प्लान था। वो एक अलग ही लेवल है कि धर्म बदलवाना और फिर आतंकी बनाना लड़कियों को। अभी ये सब साबित होना है बाकी है, लेकिन आरोप देखिए ना कितने सीरियस है। कोई माँ बाप कैसे नहीं परेशान होंगे जब ये आरोप सुनेंगे। वो तो जिनके साथ ये हुआ, जिन्होंने कंप्लेंट करी है पुलिस में, वो तो परेशान होंगे, लेकिन बाकी लोग कैसे नहीं परेशान होंगे? किसी की बेटी इतनी पढ़ी लिखी हो, कोचिंग क्लास में ऐसी दोस्ती हो जाए कि नमाज पढ़ने लगे, तो घबराहट तो होगी। ठीक है, किसी धर्म से प्रभावित होना कोई गैर कानूनी काम नहीं है, लेकिन घर में बच्चे ऐसे प्रभावित होंगे, जिसके घर में होंगे वो क्या करेगा सोचिए। अगर ये दूसरे धर्मों के लोगों के साथ, दूसरे धर्मों के बच्चों के साथ दोस्तियां स्कूल कॉलेज में नहीं होंगी, अगर उन पे सवाल खड़े हो जाएंगे, उनसे भरोसा खत्म हो जाएगा, स्कूल कॉलेज की दोस्तियां नहीं होंगी ना, तो फिर तो समाज ही बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो सारा भरोसा ही उठ रहा है। फिर कह रहे हैं कि पुलिस को बैंक के रिकॉर्ड मिले, इन लोगों के पास विदेशों से ढेर सारा पैसा आ रहा था, ऐसे रिकॉर्ड मिले। लड़कियों को पढ़ाना, एक तो समाज में वैसे ही इतने सारे रोड़े हैं, और जब ये लोग सुनेंगे, ये सब सुनेंगे, तो नुकसान लड़कियों का ही होना और किसका होना है? पहले ही पढ़ाई पर रोक टोक लगी रहती है, इस परिवार में नहीं होगी, दूसरे में होगी, लेकिन जो सुनेगा वो तो यही कहेगा ना कि ये क्या हो रहा है। पुलिस क्या साबित कर पाती है अदालत में, वो बात की बात है, लेकिन लोगों के दिमाग में अपने घर की लड़कियों की सुरक्षा आएगी या नहीं आएगी? और ये सब होगा तो हिंदू मुस्लिम दरार कैसे नहीं पड़ेगी, कैसे नहीं पड़ेगी समाज में, जब स्कूल कॉलेज की दोस्तियों पर ही इस तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे कि भाई इसमें बरगलाया जा रहा है। चाहे वो एक ही केस हो, लाखों में एक केस हो, फिर भी सवाल खड़े हो जाते हैं, भरोसे टूट जाते हैं। सारे लोग ऐसे थोड़े होते हैं, बात सही है। और बार बार ये क्वालिफाई करने की जरूरत है कि ये सब पुलिस की थ्योरी है अभी तक,
लेकिन लोगों के मन में आशंकाएं कैसे नहीं घर कर जाएंगी इतना सीरियस केस देखकर। सब लोग ऐसे नहीं होते, या अगर कोई गिरोह कर रहा है तो उसको कानून से सजा दीजिए, वो सब सही है, लेकिन धार्मिक नेताओं को आगे आकर क्लियर करना चाहिए कि वो ये सब नहीं होने देना चाहते, कि ये सब नहीं होना चाहिए। ऐसा धार्मिक नेता जब तक नहीं कहेंगे तो ये तो हर चीज पे सवाल उठते रहेंगे और ये सवाल समाज में दरार डालते रहेंगे, क्योंकि अगर अपराधी ये सब धर्म के नाम पर कर रहे हैं तो नुकसान तो उनका भी होता है ना, जो ना ऐसा कुछ करते हैं ना उसमें यकीन रखते हैं, बल्कि नुकसान क्या भुगतते ही वो आम लोग हैं जिनका ऐसे गिरोहों से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो भुगतते हैं। अगर ये सब सही है जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह के केस पर जल्द कार्रवाई हो। सही है या नहीं है, कार्रवाई बहुत जल्द हो, कड़ी कार्रवाई हो, नहीं तो खाई बहुत बड़ी हो जाएगी। 100 बात की एक बात। इधर केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन का निधन हो गया। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता वीएस अच्युतानंदन का निधन हो गया। उनकी उम्र 101 साल थी। वो काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई के आखिरी हफ्ते में ब्रिटेन और मालदीव के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने उनकी 2 चरणों वाली इस यात्रा की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 और 24 जुलाई को ब्रिटेन और उसके बाद 25 और 26 जुलाई को मालदीव की यात्रा करेंगे। उधर जयपुर में विपिन नाम के एक लड़के की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने जयपुर आगरा हाईवे जाम कर दिया और सड़क के बीचों बीच बैठकर प्रदर्शन किया। आरोप लगा कि पुरानी दुश्मनी की वजह से अनस नाम के एक लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर विपिन की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक अनस ने विपिन की छाती पर एक के बाद एक 14 वार किए। उसकी वजह से उसकी जान चली गई। इस घटना के बाद विपिन के परिवार समेत कई लोग जयपुर आगरा हाईवे पर इकट्ठा हो गए और विपिन के लिए इंसाफ की मांग पर अड़ गए। इस दौरान पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश करती दिखाई दी। ये जयपुर आगरा रोड की तस्वीरें हैं। इस वक्त आगरा रोड जाम कर दिया गया और यहाँ पर हंगामा चल रहा है। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। प्रदर्शन में शामिल एक महिला अचानक बीच सड़क पर लेट गई। उन्हें देखकर कुछ और महिलाएं भी उनके पास बैठ गईं। ऐसे में पुलिस ने उन्हें पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो पुलिस ने उन्हें घसीटकर वहां से हटाया। बीच हाईवे पर चल रहे इस हंगामे की वजह से वहां जैम लग गया। ऐसे में पुलिस ने किसी तरह उन लोगों को एक तरफ किया और कुछ गाड़ियों को वहां से निकाला। हालांकि पुलिस ज्यादा देर तक उन लोगों को हटाकर नहीं रख पाई। कुछ सेकंड बाद ही वो लोग दोबारा पूरे हाईवे पर फैल गए और इस बार जब पुलिस ने उन्हें हटाया तो पुलिस और उन लोगों के बीच धक्का मुक्की हो गई। इसके बाद पुलिस ने किसी तरह उन्हें पीछे कर वहां बैरिकेडिंग कर दी। गुस्साए लोगों ने बैरिकेडिंग को गिराने की कोशिश की, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हुए तो कुछ लोग बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए और इसके बाद पुलिस ने उन लोगों को नीचे उतार कर वहां से पीछे धकेला। लेकिन विपिन की मौत के बाद भड़का बवाल बढ़ता ही चला गया। कई हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने भी विपिन की हत्या के आरोपी अनस को गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग की और इसी मांग को लेकर उन लोगों ने विपिन के परिवार के साथ मिलकर हंगामा किया। कुछ गुस्साए लोगों ने तो हाईवे के किनारे मौजूद दुकानों में भी तोड़फोड़ कर दी। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने उन लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की लाठियों के डर से वो लोग वहां से भाग खड़े हुए। वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए। इसके बाद उन लोगों ने बीच सड़क पर टायर जलाकर भी अपना विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान कुछ लोग जलाने के लिए और टायर वहां ले आए। हालांकि पुलिस ने उनके हाथ से वो टायर छीन लिए और उन्हें वहां से भगा दिया। लेकिन विपिन की मौत पर आग बबूला हुए लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन लोगों ने घंटों तक हाईवे पर बैठकर धरना दिया। प्रदर्शन में शामिल हुई विपिन की बहनों ने आरोपी अनस को फांसी की सजा देने की मांग की। फरार हो जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर मेरे दोनों भाई हैं, मेरे दोनों भाइयों के ऊपर अटैक करेगा, इसको फांसी चाहिए। पुलिस के मुताबिक हत्या में शामिल अनस के कुछ दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। में से 7 में से 4 ऑलरेडी डिटेन्ड है और पुलिस अपना काम कर रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही अनस और उसके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।